हेलो एवरीबॉडी। टेलीग्राम ग्रुप में मैं राइटिंग कोर्स का बैच मैंने शुरू किया था 16 जनवरी 2021 को, और ये बैच अब फाइनली ख़त्म हुआ है। कल ये ख़त्म हुआ था और लास्ट डे हमने इस में मिनी टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था इस बैच में। और ये मिनी टेस्ट 100 मार्क्स का था। मिनी टेस्ट के पहले 15 ऐसे क्वेश्चन, 10 रिपोर्ट, 10 आर्गुमेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पूरा प्रेसी, प्रीवियस ईयर का रीडिंग कॉम्पिटिशन, वो सारा प्रैक्टिस हो गया था। और फिर लास्ट में मिनी टेस्ट 100 मार्क्स का ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मिनी टेस्ट में टोटल 19 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए थे। हालांकि इस बैच में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, मगर अटेम्प्ट किया था सिर्फ 19 स्टूडेंट्स में। उनमें से 9 स्टूडेंट्स को अबव 30 आया है, और 30 से 40 जिसको भी आया है आउट ऑफ 100, इसका मतलब है ये इट इज़ इक्विवेलेंट टू 70 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 200। मैंने ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मिनी टेस्ट में 2 ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिपोर्ट, एक आर्गुमेंट, एक प्रेसी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज़्यादा जो जिसको स्कोर आया है वो सौरभ मिश्रा है, उसको 41 आया है, और रजत यादव है, इसको 40 आया है, निखिल को 38, हिमांशु 38, ऐसे करके। और सौरभ मिश्रा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और बाकी जितने भी हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। सौरभ मिश्रा का मैं यहाँ पे आंसर आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर ये परमिशन दे देगा तो मैं ये आंसर बुकलेट टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर दूँगी। और अगर कोई मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। इसका आंसर्स को दिखाने के पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला तो ये है कि सिंस टेलीग्राम ग्रुप में जो राइटिंग कोर्स चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। और यदि कोई टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो वो लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उनको दिखेगा टेलीग्राम ग्रुप ऐसे रिपोर्ट, आर्गुमेंट, क्वेश्चन, आंसर, कुछ इस तरह से लिंक दिखेगा। उस लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उसका मैंने फर्स्ट टेस्ट पेपर रिलीज़ कर दिया है। टेस्ट पेपर का कोड है 21AC01। इसके क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर पेपर दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जिसको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन पेपर वाले में लिंक में क्लिक करेंगे, और जिसको सिर्फ आंसर चाहिए वो आंसर पेपर वाले में लिंक में क्लिक करेंगे, और ये भी आंसर पूरा का पूरा फ्री है। तीसरी चीज़, मैं अपनी बुक 30 अप्रैल को रिलीज़ करने वाली हूँ। अब मैं जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उस वीडियो में मैं बुक का मैं पूरा बताऊंगी कि बुक का क्या क्या कंटेंट है। और फिर साथ में उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक पोस्ट करूंगी, और उस लिंक में अगर आप जाएंगे तो आप बुक का प्रीफेस और बुक का इंडेक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि बुक में कंटेंट क्या है और हर एक चैप्टर में कितने पेजेस डिवोट किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम बुक में करंट होगा कि नहीं, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। बुक में मैं करंट कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ? अगर वाकई में मैं बुक में करंट इंक्लूड करूँगी तो ऑब्वियसली मैं फिर बुक मैं किसी हालत में अप्रैल में रिलीज़ ही नहीं कर सकती हूँ। मुझे इसको जून जुलाई में रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारा कंटेंट को फिर जितने भी करंट इश्यूज़ है वो सारे के सारे मुझे इंक्लूड करने पड़ेंगे बुक में, और जो कि मैं नहीं कर रही हूँ। करंट बिल्कुल भी नहीं है बुक में। अगर आपको करंट रिलेटेड इश्यूज चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आंसर्स चाहिए, तो टेलीग्राम वाला आप क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, या तो आप टेस्ट पेपर्स का आंसर्स ले सकते हैं। वो सारा करंट बेस्ड होगा, मगर बुक में कुछ भी करंट नहीं है। ओके। सौरभ मिश्रा यूपी का है, इसको 41 आए हैं। एसए में 12, आर्गुमेंट में 8, एक ही आर्गुमेंट पूछा गया था। रिपोर्ट में 7, एक ही रिपोर्ट था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 9 आया है, और प्रेसी में 5 आया है। तो आप मतलब कि आप समझिए इसको सब में एवरेज करके आया है। और हम इसका पहला अगर ऐसे क्वेश्चन देखें तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जो की कॉम्पोनेंट्स हैं, जनरल की कॉम्पोनेंट एंड स्पेसिफिक की कॉम्पोनेंट, उन दोनों में रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें है गांव के विलुप्त होने से देश को हिला दिया है, देश के विकास को हिला दिया है। तो यहाँ पर गांव का विलुप्त होना और किस तरह से जो विलेज का एक्सटिंक्शन हो रहा है, विलेज ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारे देश की, वो एक तरीके से शेकन अप हो रही है।
इसमें जो जनरल कंपोनेंट है वो देश का विकास, और इसमें जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो गांव का विलुप्त होना। और जब आप अपना कंटेंट बिल्डअप करते हो तो आपको गांव का विलुप्त होना और देश के विकास दोनों को कनेक्ट करके आपको कंटेंट को बिल्डअप करना है। और जो आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट है उससे आप कभी भी इंट्रो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अब जनरल कंपोनेंट से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे देश के विकास से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप ऐसा वर्ड से शुरू करो जो कनेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन से, मगर वो ऐसे क्वेश्चन में वो वर्ड मेंशन नहीं है, जैसे कि सौरभ ने किया है। सौरभ ने समृद्धशाली ग्राम से शुरू किया है, तो समृद्धशाली ग्राम नहीं है, यहाँ पे गांव विलुप्त हो रहा है, देश का विकास है की कॉम्पोनेंट, मगर समृद्धशाली ग्राम नहीं है। तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। अब इसने क्या किया है, इंट्रो में समृद्धशाली ग्राम को इसने कनेक्ट किया है उपनिवेशिकता से, और इसकी वजह से समृद्धशाली जो ग्राम है वो खत्म हो रहा है। आप देखिए इसे लिखा है, समृद्धशाली ग्राम के सिद्धांत को समाप्त कर दी गई उपनिवेशिकता। और फिर इसने ये लिखा है कि जो शहर का चकाचौंध है ये सबसे समृद्धशाली ग्राम अब समृद्धशाली नहीं रहा है। उसके बाद इसने सेकेंड पैराग्राफ में इसने लिखा है कि जो भारतीय गांव है वो सभी चीज़ों का उत्पादन एवं आपूर्ति करते हैं, उद्योग के लिए कच्चा माल देते हैं, मगर ये सब के बावजूद भी गांव में गरीबी है, क्योंकि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो देश के जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो इसलिए गांव में गरीबी है, लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसने लिखा है। इससे क्या है, गांव का जो अस्तित्व है संकट, उस पर संकट मंडरा रहा है, यानी गांव एक्सटिंक्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो इससे क्या होगा, एक तो उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसके आपूर्ति में बाधित होगा, और इससे देश का विकास ऑब्वियसली प्रभावित होगा। तो इसने बहुत अच्छे से अपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये दो कंपोनेंट है, गांव का विलुप्त होना और देश के विकास, दोनों को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है, बहुत अच्छे से दोनों की कंपोनेंट में रिलेशनशिप बिल्डअप किया। अगर आप इसके कंटेंट में देखेंगे तो इसने गांव का विलुप्त होने का एक बहुत मेजर कारण बताया है, वो है पलायन होना, माइग्रेशन होना फ्रॉम रूरल रीजन टू अर्बन रीजन। अब ये पलायन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसने पहला रीज़न दिया गरीबी, और गरीबी की वजह से पलायन हो रहा है। पलायन की वजह से जो गांव जो कच्चे माल का जो उत्पादन करता है उद्योगों के लिए, जो शहर में है, उसमें बाधित होगा, तो फिर विकास भी सही से नहीं होगा देश का। इसमें फिर से इस पैराग्राफ में इसने स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो प्राइवेटाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो अभाव है गांव में, उसकी वजह से भी पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से इसने पलायन लिखा है। अगर ये पलायन हो रहा है तो उससे क्या होगा, और जो पलायन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग तो गांव में ही रहेंगे, तो वो डिजीज रहेंगे। तो जो मानव पूंजी है, जो ग्रामीण लोग हैं, वो मानव पूंजी नहीं बन पाएंगे देश के लिए, तो ऑब्वियसली उससे देश प्रभावित होगा, उसका विकास प्रभावित होगा। तो इसने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है। और फिर उसने गांव में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है कृषि, तो कृषि को इसने फिर कनेक्ट इस तरह से किया है देश के विकास से। वो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण युवा है वो कृषि को रोजगार नहीं बनाना चाहते हैं, वो शहरों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। फिर से यहाँ पे पलायन इसने बताया है। तो बेसिकली विलेज एक्सटिंक्शन जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है कि माइग्रेशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो वो माइग्रेशन क्यों हो रहा है, पहला इसने रीज़न बता दिया कि भाई गरीबी, दूसरा रीज़न स्वास्थ्य और शिक्षा, तीसरा रीज़न है जो युवा है, ग्रामीण युवा है, वो कृषि की तरफ उनका झुकाव नहीं है, इसलिए वो शहर की तरफ जा रहे हैं। और इससे क्या खाद्यान्न संकट होगा। ऑब्वियसली अगर कृषि में लोग बढ़ेंगे नहीं तो कृषि उत्पादन नहीं होगा, तो खाद्यान्न संकट होगा, और खाद्यान्न संकट होगा तो देश के विकास में प्रभावित होगा। वेरी सिंपल। और फिर साथ में मैंने कुछ और भी जोड़ा है। ऑब्वियसली खाद्यान्न संकट होगा तो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया उसमें भी कमी आएगी, गवर्नमेंट का इनकम रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली विकास में बाधित होगा। तो मैंने ये दो चीज़ और इंक्लूड कर दी है। अब इसने इसका जो इसको 10 आ सकता था इसमें, मगर इसको नहीं आया क्योंकि इसका जो कंक्लूजन था वो पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन से डिसकनेक्टेड था।
इसने अपने कंक्लूजन में नेशंस डेवलपमेंट, देश के विकास को इंक्लूड ही नहीं किया। गांव में स्वच्छता है, प्रकृति है, सामाजिक सद्भाव है, तो गांव की प्रासंगिकता वो अभी भी महत्वपूर्ण है। मगर यदि सरकार द्वारा जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आपूर्ति है, वो सब अगर नहीं दिया जाए, यहाँ पर बेसिक इसको नहीं लिखना चाहिए था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा बेसिक की हिंदी क्या होगी, मगर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अगर नहीं देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसने लिखा है कि जो गांव में अगर बेसिक सुविधा दी जाए और साथ में जितने भी योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो गांव की जो प्रासंगिकता है वो शहरों की अपेक्षा अधिक होगी। तो इसने इस तरह से कंक्लूड किया, कहीं पे देश का विकास आया ही नहीं, तो कंक्लूजन पूरा का पूरा डिस्कनेक्टेड है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कंक्लूजन लिखते हो तो जो ऐसे क्वेश्चन का की कंपोनेंट है, गांव का विलुप्त होना और देश का विकास, दोनों को आपको लेकर आना है अपने कंक्लूजन में। थ्रू आउट द मेन बॉडी जो आपने रिलेशनशिप बिल्डअप किया है उसको रीबिल्ड करना है इन कंक्लूजन, ये चीज़ आपको ध्यान। तो इसको 8 मिला है इस एस्से में। अब नेक्स्ट है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए रणनीति परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके कंटेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसने नई जो तरह की रणनीति होनी चाहिए वो तो इसने बताया है सौरभ ने, और बहुत अच्छे से बताया है, मगर इसने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, और वो स्ट्रैटेजी जो है गवर्नमेंट की या उनके जो स्कीम्स है चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, वो स्कीम में प्रॉब्लम है। इसी की वजह से अभी तक चाइल्ड लेबर परसिस्ट करता है, अभी तक प्रिवेलेंट है। तो उसको इस तरह से सौरभ को शुरू करना चाहिए था। नेक्स्ट जो ऐसे क्वेश्चन है वो है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए रणनीति परिवर्तन की आवश्यकता। इसमें जो सौरभ ने गलती जो की है वो ये है कि उसको ध्यान देना चाहिए कि रणनीति में परिवर्तन, तो इसका मतलब है इसको हर हालत में पहले रणनीति क्या है, प्रेजेंट रणनीतियाँ, उसके बारे में सौरभ को बताना चाहिए था। फिर उसके बाद उस रणनीति में क्या परिवर्तन लाना चाहिए वो बताना चाहिए था। सही तरीका ये है। अब इसने क्या किया, अगर आप देखेंगे इसने एकदम यहाँ पर आप ये समझ लीजिए अपने कंटेंट का जो सेकंड पेज है, उस सेकंड पेज में इसने रणनीति जो है गवर्नमेंट की, सरकार की, वो इसने थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया। जैसे हमारे संविधान में क्या क्या है ऐसे अनुच्छेद जो बाल श्रम के बारे में बताते हैं कि नहीं इसको ख़त्म होना है, बाल श्रम के अगेंस्ट में बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको शुरुआत में लेकर आनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर ये और भी अधिनियम है, पॉलिसी स्कीम्स है, ये सारा ये यहाँ पर लेकर आ रहा है सौरभ, जबकि इसको शुरुआत में ये सब लेकर आना चाहिए था। इसीलिए मैंने लिखा है स्टार्टिंग में आना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में। अपना इंट्रो हो गया, फिर सेकंड पैरा में हमने गवर्नमेंट की रणनीतियाँ बता दी, उसके बाद इस रणनीति में प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें इसको परिवर्तन इसमें लाना है, और इसीलिए हम ये सब क्या क्या परिवर्तन लेकर आना है वो हम थर्ड पैराग्राफ से पूरा बताते चले। ऐसा होना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए इसको 4 आया है, और मैंने इसीलिए इसको इस तरह का फीडबैक दिया है कि प्रॉब्लम इज दैट योर कंटेंट इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रेजेंट स्ट्रैटेजी। मतलब प्रेजेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सौरभ नहीं बता रहा है, और फिर हमें बताना चाहिए ना कि उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आना है। तो मैंने ये लिखा है कि इन इट यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द चेंजेस in the strategy but you haven't talked about the present strategy, ये प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर भी इसीलिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि प्रेजेंट स्ट्रैटेजी क्या है, प्रेजेंट में क्या परिवर्तन, ओके परिवर्तन बताने के लिए प्रेजेंट स्ट्रैटेजी तो बतानी पड़ेगी ना, तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको 4 आया है। इस जो ऐसे क्वेश्चन में बाल श्रम जो है वो जनरल कंपोनेंट है, स्ट्रैटेजी चेंज इज नीडेड, रणनीति परिवर्तन की आवश्यकता है, तो ये आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट है। तो जहाँ पर भी परिवर्तन के बारे में बात की जा रही है वहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बताकर फिर उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए बताना है। अब नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट, पार्लियामेंट स्क्रूटिनी इज मस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज इफेक्टिवली। अब इसने जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है वो इंडियाज पार्लियामेंट recently passed the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill, which significantly alters the way of government in New Delhi
इन न्यू दिल्ली फंक्शन। सो इसमें इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है क्वेश्चन से इंट्रो। आई मीन आर्गुमेंट के इंट्रोडक्शन में आपको बैकग्राउंड देना चाहिए था। आप या तो पार्लियामेंट के बारे में बता दो या पार्लियामेंट कमेटीज़ के बारे में बता दो जो स्क्रूटिनाइज करता है बिल्स को, ये सबको। ये यहाँ से शुरू कर सकता था। तो इंट्रोडक्शन में कोई दम नहीं है। अब इसने जो फॉर्म में लिखा है द बिल फॉर पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी इज रेफर टू द पार्लियामेंट कमिटीज, ये एक्चुअली होना चाहिए था इंट्रो। इंट्रो आर्गुमेंट का जो इंट्रो होता है उसमें आप कभी भी साइड्स नहीं ले सकते हैं। तो आपको एकदम फ्लैट कंटेंट देना है इंट्रो में, मतलब उसमें आप बिल्कुल फेवर में बात नहीं कर सकते, अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये इंट्रो में आ सकती है। फिर इसने इसमें बताया कि क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट स्क्रूटिनी मस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ये है। तो इसने कहा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये कमिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है डिटेल्ड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस। बिल्स रेफर्स टू कमिटी रिटर्न टू द हाउस विद सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर इसने लिखा सेकेंड पॉइंट कि पार्लियामेंट स्क्रूटिनी है दैट आर नॉट बाउंड बाय द पॉपुलिस्ट डिमांड, दे वर्क अवे फ्रॉम पब्लिक ग्लेयर, रिमेन इनफॉर्मल कंपेयर टू द कोर्स गवर्न पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। फिर अगेंस्ट में इसने लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत पॉलिटिसाइजेशन होता है बिल्स का, इसीलिए इसमें फाइनेंशियल लॉस होता है अननेसेसरी डिबेट डिस्कशन से, और टाइम भी कंज्यूम होता है। ये टाइम के बारे में भी लिख सकता था। फिर इसने कंक्लूजन दे दिया है और अच्छा कंक्लूजन इसने दिया है। उसके बाद इसने रिपोर्ट दिया ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इसने शुरू किया है कि ट्राइबल पीपल कितने हैं, कितना परसेंट है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। फिर इसने यहाँ पर डिजीज़ का जो प्रिवेलेंस है वो बताया, जैसे टीबी का इसने बता दिया। ट्राइबल एरियाज में बहुत वैकेंसीज है एलोपैथिक डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की, ये सब इसने बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य के बारे में बताया है। जब भी रिपोर्ट आता है तो आप ध्यान रखना कि 95% केसेस में रिपोर्ट हमेशा करंट बेस्ड होता है, और कभी भी रिपोर्ट में इस तरह से डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि स्वास्थ्य स्कीम के बारे में बताइए, ऐसे नहीं पूछेगा। स्वास्थ्य स्कीम जो आई है वो किसके लिए, वो ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए, उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए है। तो ट्राइबल हेल्थ आ सकता है रिपोर्ट, और उसमें सिंस ये करंट इशू पर बेस्ड है दैट इज स्वास्थ्य, वो आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसने स्वास्थ्य इंक्लूड कर दिया, और मैंने कहा है कि अंडरलाइन करो ताकि उनको पता चले एग्जामिनर को कि भाई आप अपडेटेड रहते हो। और फिर इसने लास्ट में एक्सपर्ट का ओपिनियन दे दिया। तो इसीलिए अच्छा इसने रिपोर्ट लिखा है। और इसने ये जो प्रेसी है वो भी अच्छी लिखी है, और इसको 5 मिले हैं। तो 5 सही रहता है, मतलब ये अच्छा स्कोर माना जाता है प्रेसी में। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रेसी में मिस की है, तो वो मैंने इसमें बता दिया। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में इसने अच्छा नहीं किया है परफॉर्म, और फर्स्ट क्वेश्चन में 3rd मिला है, सेकंड क्वेश्चन में 1, क्योंकि ये एक लंबा सेंटेंस बना रहा है। हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, स्लीप, बॉडी टिश्यू, ल्यूकेमिया डिजीज, मतलब इस तरह से हमें आंसर लिखना चाहिए क्या। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत स्कोरिंग होता है, मगर आपको एक डिसिप्लिन वे में आंसर लिखना चाहिए। द डिजीजेज दैट आर ऑफन कॉज्ड बाय द EMF रेडिएशन बाय द लैपटॉप आर, फर्स्ट पॉइंट, it causes disease leukemia. Second, it affects reproductive organs of both males and females. Third, it impacts sleep. It gives rise to sleeping disorders and affects body tissues. इस तरह से लिखना है। ये बहुत इनडिसिप्लिन वे में इसने आंसर लिखा है, तो मार्क्स ऑब्वियसली नहीं मिले हैं इसको। What are the measures that can make your laptop usage safer? तो पैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 पॉइंट्स है वो लिखना ज़रूरी है, वो 3 मेजर्स है। तो इसने क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू करना चाहिए, तो क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू ही नहीं किया। द मेजर्स दैट कैन मेक योर लैपटॉप यूसेज सेफर आर एज फॉलोज। फर्स्ट, we should maintain a minimum distance of इतना सेंटीमीटर between the laptop and the user, full stop. Second, we should always keep the laptop on a desk or a surface away from their lap. Third, ऐसे करके लिखना चाहिए था, मगर इसने तो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ मार्क्स तो मिलेगा ही, मतलब चलता टाइप का एटीट्यूड रहा है इसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, जो कि सही नहीं है, इसलिए इसको 1 मिला है।
और इसने पॉइंट्स भी मिस किए हैं। खैर इसमें इसको मिला है सही मार्क्स। What analogy the writer suggested for laptop radiation shields and why? तो इसने ना ढंग से सेंटेंस नहीं फ्रेम किया है। हेलमेट यहाँ लिखा है, हेलमेट पहले आना चाहिए। द राइटर सजेस्टेड हेलमेट फॉर लैपटॉप रेडिएशन शील्ड्स, है ना, इस तरह से। और इसने ना सेंटेंस सही नहीं लिखा है। एनालॉजी बोल रहे तो सिमिलैरिटी, ईएमएफ रेडिएशन शील्ड जिस तरह से हमें लैपटॉप में काम करते वक्त प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हेलमेट है जब हम स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उस समय हमें एक्सीडेंट से हमें प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से लिखना चाहिए था, वैसे इसने नहीं लिखा, इसलिए इसको 1 मिला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।